बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजात रज़ा और हम केमिस्ट्री का फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उसका पहला टॉपिक लेके हैं रिलेटिव मैथ से। तो इसमें मैंने बात शुरू की एटॉमिक मैथ्स, मॉलिकुलर मैथ्स, फार्मूला मैथ्स और आयोनिक मैथ्स। तो तमाम मैथ्स हैं। एटॉमिक मैथ्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, मैथ ऑफ वन एटम। किसी भी एक एटम का वज़न एटॉमिक मैथ्स कहलाएगा। इसे आप AMU में एक्सप्रेस करते हैं। मॉलिकुलर मैथ्स जैसे नाम से ज़ाहिर है, मॉलिकुलर मैथ्स किसी मॉलिक्यूल का वज़न, मैथ ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसे भी आप AMU से एक्सप्रेस करते हैं। फार्मूला मैथ्स, मैथ्स ऑफ फार्मूला यूनिट, किसी भी फार्मूला यूनिट का जो वज़न होता है इसे फार्मूला मैथ्स कहते हैं। इसे भी आप AMU से एक्सप्रेस करते हैं। तो पहली बात, ये फार्मूला यूनिट होता क्या है? क्योंकि फार्मूला यूनिट हमेशा आयनी कंपाउंड का लिखा जाता है। आयनी कंपाउंड सबसे फेमस NaCl है। उसी के एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। आयनी कंपाउंड असल में जैसे होते हैं ना, वैसे लिखे नहीं जाते या वैसे आपको बताए नहीं जाते। आयनी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं क्लस्टर की शक्ल में, जिसमें बहुत सारे केटाइन, बहुत सारे एनाइन के साथ मिलके रहते हैं। लेकिन बार बार NaCl का ये फार्मूला लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए पूरे फार्मूले में से एक यूनिट निकाल लेते हैं। इसीलिए ये NaCl कहलाता है फार्मूला यूनिट, क्योंकि आपने क्या किया, पूरे फार्मूले में से एक यूनिट निकाल लिया। इसी को बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो असल NaCl ये है, लेकिन आसानी के लिए हमने उसकी सिंपलेस्ट रेशियो लिख दी और हमने फार्मूला यूनिट बना लिया। अब आप जब फार्मूला यूनिट किसी भी आयनिक कंपाउंड का यूज़ करेंगे तो उसका वज़न फार्मूला मैथ्स या फार्मूला यूनिट मैथ्स कहलाएगा। ठीक है, मैथ्स ऑफ वन फार्मूला यूनिट, किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट का वज़न फार्मूला मैथ्स कहलाएगा। इसे भी आप AMU में एक्सप्रेस करते हैं। आयनिक मैथ्स नाम से ज़ाहिर है, मैथ्स ऑफ वन आयन, किसी भी आयन का वज़न, आप इसे भी AMU में एक्सप्रेस करते हैं। तो मैथ्स हमने देखा डिफरेंट किस्म के होते हैं। एटॉमिक मैथ्स, मैथ्स ऑफ एटम, मॉलिकुलर मैथ्स, मैथ्स ऑफ मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट मैथ्स या फार्मूला मैथ्स, मैथ्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, और आयोनिक मैथ्स, मैथ्स ऑफ आयन। हम तमाम को AMU में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो AMU में ही क्यों एक्सप्रेस करते हैं? अगली बात देखें, आप मैथ्स के डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं। टन बहुत भारी चीज़, आप उसका टन में वज़न करते हैं। इसके अलावा किलोग्राम में आप भारी चीज़ों का वज़न करते हैं। ग्राम यूज़ करते हैं, मिलीग्राम यूज़ करते हैं, और मज़ीद यूनिट अभी हम देखेंगे। आपने मैथ्स का कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करता है उस चीज़ की नोयत पर जिसे आप डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो चीज़ बहुत भारी है, आप टन के हिसाब से लेंगे या किलोग्राम के हिसाब से लेंगे। भाई इसका जो मैथ है वो 70 kg है या 80 kg है। और वो चीज़ हल्की है, जैसे आप जब भी गोल्ड की डीलिंग करते हैं तो आप उसे ग्राम या मिलीग्राम में लेते हैं, तोला या माशा में। तो पता चला कि जो चीज़ वज़न में कम है उसके लिए यूनिट भी छोटा यूज़ होगा, जो चीज़ वज़न में भारी है उसके लिए यूनिट भी बड़ा यूज़ होगा। अब हम आ जाते हैं अपने पार्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं आज। एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट या आयन, ये तो इतने स्मॉल है, इतने छोटे हैं वज़न में कि इवन कोई बैलेंस ही नहीं है कि आप इनका वेट कर सकें। इवन आपको नज़र भी नहीं आते। तो इनके लिए चाहिए कोई छोटा यूनिट, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ये है AMU, एटॉमिक मैथ्स यूनिट। किसी भी एटम के, मॉलिक्यूल के या फार्मूला यूनिट मैथ्स या स्मॉलेस्ट चीज़ के मैथ्स को AMU में जाहिर किया जाता है। ये सबसे छोटा यूनिट है मैथ्स का। एक चीज़ माइंड में रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैथ्स, या साथ में बोल देता हूँ वेट, केमिस्ट्री में मैथ्स और वेट बिल्कुल एक चीज़ है। तो चाहे आप वेट यूज़ कर लें, चाहे आप मैथ्स यूज़ कर लें, उन दोनों का एक मतलब है। लेकिन फिजिक्स में आपने एहतियात करनी है, मैथ्स वो चीज़ है, वेट वो चीज़ है। लेकिन केमिस्ट्री में चूँकि ये एक ही चीज़ कंसीडर होती है। अब हम देखते हैं भाई ये AMU का क्या कॉन्सेप्ट है, AMU कहाँ से आया, कैसे जनरेट हुआ। तो दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो कार्बन है, और कार्बन का मैथ आप जानते हैं ये 12 AMU। भाई कार्बन का मैथ 12 AMU क्यों है और इसे क्यों ये रखा गया? असल में जब ये मैसेज बनाए गए ना एटम्स के, जो रिलेटिव मैसेज हैं एक दूसरे के लिहाज से बनाए गए, ये एक्चुअल नहीं है, ये सारे सपोज किए गए हैं। तो देखा गया कार्बन में 6 प्रोटॉन है और कार्बन में 6 ही न्यूट्रॉन है। अच्छा, एक प्रोटॉन को
एक AMU का वजन दिया गया फर्जी तौर पर, और एक न्यूट्रॉन को भी एक AMU का वजन दिया गया, यहाँ पे लिख देते हैं, एक न्यूट्रॉन को भी एक AMU का वजन दिया गया। तो कार्बन में चूंकि 6 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे, तो 6 AMU इसके प्रोटॉन्स का मैस और 6 AMU इसके न्यूट्रॉन्स का मैस, टोटल बन गया 12 AMU। तो कार्बन का मैस ये सपोज कर लिया गया कि 12 AMU है। अब हर एटम का वजन ऐसे निकाला नहीं जा सकता, हर एटम के प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने, ये ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तो जब कार्बन का मैस निकाल लिया गया, सपोज कर लिया गया, तो अब इसकी मदद से बाकी एटमों का मैस निकाला जा सकता है। बड़ी आसान सी टेक्निक है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि एटम इतना स्मॉल होता है कि आप एटम का वजन निकाल नहीं सकते। आज तक कोई बैलेंस नहीं बना है कि जो एटम का वजन मेजर कर सके, लेकिन बाज़ मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे कि मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैंने सपोज किया है अपनी जानिब से, जिसमें 100 कार्बन है और उसके डबल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन है। ये एक मॉलिक्यूल है मैक्रो मॉलिक्यूल, और एक ऐसा बैलेंस है जिस पे इस मॉलिक्यूल को रखा और उसने उसका वज़न बता दिया। इसका फ़र्ज़ करें आपने वज़न मेजर कर लिया, वो ये था 1402 AMU। ठीक है, तो एटम का वज़न तो मेजर नहीं कर सकते आप, आपने सपोज कर लिया। तो एक मॉलिक्यूल का वज़न तो आप मेजर कर सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल आप बैलेंस पर रखें और उसका वज़न कर लें, ठीक है। अब इसमें मॉलिक्यूल का वज़न आपने मेजर कर लिया, कार्बन का मैस आपने सपोज किया हुआ 12 है, तो 100 कार्बन है इसमें, 202 इसमें हाइड्रोजन है, और टोटल मैस है इसका 1402। अब देखें, कार्बन का मैस आपने लिखना है 12, हाइड्रोजन का मैस आप मेजर करना चाहते हैं, ये 1200 उधर जाके माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से ये 1200 उधर चला गया, माइनस हो गया, तो ये 202 हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कीजिएगा तो 202 ही बनेगा। इसे डिवाइड किया, हाइड्रोजन का मैस आ गया 1 AMU। तो भी हमने हाइड्रोजन का मैस भी निकाल दिया। कैसे निकाला? हमने किसी भी एटम का वजन ऐसे हम निकाल सकते हैं, इट इज़ द मैस ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। हमने किसी भी एटम का वजन निकाले, कैसे? एज कंपेयर टू द मैस ऑफ कार्बन टेकन एज 12। हमने क्या किया, कार्बन के मैस को 12 पुट किया यहाँ पे, और इसकी मदद से ये मैस निकाल दिया। तो यही इसकी रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन है, इट इज़ द मैस ऑफ एटम। ये किसी भी एटम का वजन है एज कंपेयर टू द मैस ऑफ कार्बन टेकन एज 12। कार्बन का मैस 12 सपोज कीजिए, और इसकी मदद से आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करके बाकी एटमों का वजन निकालते जाइए। इस अंदाज में बाकी तमाम एटमों के वजन निकाले गए, और इसे बोला गया रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। यहीं पे मैं आपको AMU की डेफिनेशन सिखाता हूँ। देखें सामने लिखा हुआ है, कार्बन का मैस आप लेते हैं 12 AMU, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU। इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड पे 12 पे डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे बनेगा 1 AMU, और लेफ्ट साइड पे बनेगा 1/12 कार्बन। यही तो AMU की डेफिनेशन है। 1 AMU इज एक्चुअली द 1/12 द मैस ऑफ कार्बन। 1 AMU क्या है? ये 1/12 है कार्बन का। अब एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का मैस अभी हमने देखा, आप AMU में लेते हैं, 1 हाइड्रोजन 1 AMU। अच्छा, बाज़ जगह आप देखते हैं 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम, तो हाइड्रोजन का मैस आप ग्राम में भी ले लेते हैं। वाटर है, आप लिखते हैं 18 AMU, बाज़ जगह वाटर का मैस 18 ग्राम ले लेते हैं। भाई ये क्या चीज़ है? AMU और ग्राम क्या ये इक्वल है? एटम मॉलिक्यूल का वज़न दोनों में लिया जा सकता है, या इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम जानेंगे। आयनी कंपाउंड है, आप इसे 58.5 AMU भी लिख लेते हैं, 58.5 ग्राम भी लिख लेते हैं। सोडियम आयन है, 23 AMU 23 ग्राम भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले AMU और ग्राम में रिलेशन क्या है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। या फर्स्ट ईयर के पहले पेज पे आप देखेंगे तो 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम में आपको ये बताया गया है, लेकिन हमने यहाँ पे ग्राम वाला यूनिट यूज़ करना है। 1 AMU इज इक्वल टू इतने ग्राम। तो इसे रेज कर देता हूँ।
अब ये जो रिलेशन एक मैंने बनाया है ना, ये रिलेशन बड़े काम का है कि इतने ग्राम एक एएमयू के बराबर होता है। इस इक्वेशन को दोनों साइड पे मैं इसी फैक्टर पे डिवाइड करने जा रहा हूँ। 1 एएमयू दैट इज इक्वल टू दिस -24 ग्राम्स। मैंने इसे यहाँ भी इसी पे डिवाइड कर दिया और यहाँ भी इसी पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ तो आएगा 1 ग्राम्स। यहाँ बहुत एक दिलचस्प वैल्यू बनेगी, जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो बनेगा 6.02 10⁻23 एएमयू। ये मैंने एक नया रिलेशन बना दिया कि 1 ग्राम में इतने एएमयू होते हैं। ठीक है, तो दोनों मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अभी हम यूज़ करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा एएमयू में कब वज़न लेना है, ग्राम में कब वज़न लेना है। हाइड्रोजन की एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। मैंने कहा 1 हाइड्रोजन 1 एएमयू। एक एटम का वज़न आप हमेशा एएमयू में लेते हैं। इस वाली इक्वेशन को मैं दोनों साइड पे इससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 6.02 10⁻23 और इस साइड पे भी 6.02 10⁻23। तो ये फैक्टर है जिसे मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो बाकी 1 हाइड्रोजन वैसे और यहाँ पे 1 एएमयू भी वैसे। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन बनाई 1 हाइड्रोजन 1 एएमयू, मैंने इससे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो ऐसे ही रहेगा 6.02 10⁻23 हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या बन गया 6.02 10⁻23 एएमयू। ये वाला 6.02 10⁻23 एएमयू। अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ 6.02 10⁻23 एएमयू कितने ग्राम के बराबर है, 1 ग्राम। तो ये वैसे 23 हाइड्रोजन और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी जगह 1 ग्राम। अब देखें, उस एक हाइड्रोजन एटम का वज़न मैंने लिया था 1 एएमयू और मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया और मैं 1 ग्राम आंसर पे आ गया। अब आप समझेंगे 1 ग्राम वज़न आपने कब लेना है। 1 ग्राम वज़न एक हाइड्रोजन एटम का नहीं है। एक हाइड्रोजन एटम का वज़न 1 एएमयू है। तो 1 ग्राम कितने हाइड्रोजन एटम का वज़न है, इतने हाइड्रोजन एटम का 6.02 10⁻23 और ये कितने हाइड्रोजन है 1 मोल। तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम। तो अब मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूँ कि आपने ग्राम में वज़न जब लेना है तो वो असल में एक एटम का नहीं होता, वो 1 मोल एटम का होता है, इतने एटम्स का। और जब आपने एएमयू में वज़न लेना है तो वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का होता है। तो 1 ग्राम असल में एक हाइड्रोजन का नहीं, 1 मोल हाइड्रोजन का मैस है, 1 मोल हाइड्रोजन का। इसी चीज़ को मैं आपको वाटर की एग्जांपल से समझा देता हूँ या सोडियम आयन की एग्जांपल से समझा दूंगा ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। देखें 1 वाटर दैट इज़ इक्वल टू 18 एएमयू। मैंने 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 वाटर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ा 6.02 10⁻23 18 एएमयू। ठीक हो गया। यहाँ तो ये वही रहा 6.02 10⁻23 वाटर्स, लेकिन यहाँ पे देखें क्या बना 6.02 10⁻23 एएमयू जो मैंने ब्रैकेट से बाहर लिखा है 1 ग्राम के बराबर है ना। तो 18 वैसे और जिसे मैंने ये अंडरलाइन किया है ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 1 ग्राम। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं ग्राम। अब देखें बहुत ही दिलचस्प बात है कि इतने वाटर होंगे तो 18 ग्राम होगा, एक वाटर होगा तो 18 एएमयू होगा। तो एक मॉलिक्यूल का वज़न एएमयू में, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वज़न ग्राम में, या आप 1 मोल भी लिख सकते हैं ना। 1 मोल वाटर दैट इज़ इक्वल टू 18 ग्राम। तो ये जो 18 एएमयू है ये एक वाटर का मैस है, 18 ग्राम 1 मोल वाटर का मैस है। अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको।
तो ये चीज़ है कि आपने ग्राम में वज़न कब लेना है, जब एक मोल की बात हो। AMU में वज़न कब लेना है, जब एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात हो। इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि मज़ीद आपके माइंड में चीज़ क्लियर हो जाए। सोडियम की एग्जांपल से समझा देता हूँ। सोडियम आइन है, 1 सोडियम आइन, इसका मैस होगा 23 AMU, चूँकि एक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि जो केटाइंस या एनाइंस होते हैं ना, इनके वही वज़न होते हैं जो कि एटम के होते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम का वज़न है 23, तो सोडियम केटाइन का वज़न भी 23 होगा। हालांकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने या गेन करने से मैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो केटाइन या एनाइन के मैस वही होते हैं जो एटम के होते हैं, ये माइंड में रखिएगा। तो एक सोडियम का वज़न ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस फैक्टर से, सोडियम, और यहाँ भी 6.02 10⁻23, ये वाला 23 और AMU, ये वाला तो इतना ही रहा। और ये वाला क्या बन गया, 6.02 10⁻23 AMU क्या होता है 1 ग्राम। तो 23 और 1 ग्राम इसकी जगह, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 23 ग्राम। तो ये 1 मोल सोडियम आइंस। तो यहाँ भी वही चीज़ मैंने आपको समझाई है 3 एग्जाम्पल से, ताकि क्लियर हो जाए कि एक आइन का वज़न AMU में और एक मोल आइन का वज़न वही वैल्यू लेकिन ग्राम में। तो आप देखें वैल्यू तो सेम रहती है, यूनिट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये एक सोडियम आइन का वज़न है और ये एक मोल सोडियम आइंस का वज़न है। तो जब भी आपने कन्वर्जन करनी हो, हम एक फार्मूला बना सकते हैं चीज़ को जनरलाइज करने के लिए। वो इस अंदाज में आप AMU से ग्राम भी बना सकते हैं और ग्राम से AMU भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये रिलेशन हमारे पास है, 1 AMU से इतने ग्राम, 1 ग्राम से इतने AMU। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपने किसी भी मैस जो AMU में है उसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको 1.66 10⁻24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 AMU में इतने ग्राम्स होते हैं। आपने जब भी किसी ग्राम्स की वैल्यू को AMU में कन्वर्ट करना है, तो आपको 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी फार्मूले की एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट मैस ऑफ 1 वाटर इनटू ग्राम्स। आपने एक वाटर का मैस ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 1 वाटर का मैस होगा क्या, एक मॉलिक्यूल है, तो 1 वाटर हैविंग मैस कितना 18 AMU, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का वजन आप AMU में लेते हैं। भाई आपने तो कन्वर्ट करना है इसे ग्राम में, इनटू ग्राम। अब आपने इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 1 वाटर तो वैसे इसे तो हमने चेंज नहीं करना। आप जानते हैं कि जब भी आपने AMU से ग्राम बनाने हो तो आपने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो या आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं 18, वैसे ये AMU को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और साथ में 1 लिख लेता हूँ समझाने के लिए। देखें 18 वैसे और 1 AMU मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब आप जानते हैं 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है, अभी हमने रिलेशन बनाया था। 1 वाटर वैसे 18 और हमने पढ़ा था 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1.66 10⁻24। ये आपका ग्राम्स में आंसर आ गया। तो आपने वीडियो को पॉज करके नोट्स साथ में बनाते रहना है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, फिर आगे आप नेक्स्ट पेज देखिए, या आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बाद में समझिए। अब देखें जब भी आपने AMU से ग्राम में कन्वर्ट किया तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1.66 10⁻24। ये इसके रिवर्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम इन AMU। आपके पास क्या है 1 मोल ऑक्सीजन, तो जो आपके पास गिवन है पहले तो उसका मैस देखें। 1 मोल ऑक्सीजन है, कितना उसका मैस होगा, ऑक्सीजन का मैस होता है 16, साथ में ग्राम लगाना है क्योंकि 1 मोल है, AMU नहीं लगाना। AMU उस वक्त लगाया जाता है जब एक एटम की बात हो, जब एक मोल की बात हो फिर आपने ग्राम लगाना है। 16 ग्राम हो गया, हमने कन्वर्ट करना है इसे AMU में, तो ये तो वैसे। अब ग्राम को कैसे AMU में कन्वर्ट करते हैं, 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके। तो आप ये ग्राम ऐसे लिख दें, 1 ग्राम ब्रैकेट में लिख दें, और 16 आप वैसे ही लिखिए।
इसकी जगह आप ऐसे कीजिए, 1 ग्राम की जगह 1 ग्राम कितना होता है, वैसे भी माइंड में रखिएगा, ग्राम को जब भी AMU में कन्वर्ट करना है इससे मल्टीप्लाई करना है 6.02 10⁻23 AMU। अब आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर AMU में आ जाएगा। कैलकुलेशन आप आगे खुद कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और जिनका मास नंबर होता है ये डिफरेंट होता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूटियम है, ट्रिटियम है। तीनों का ये नंबर सेम है और तीनों का जो मास नंबर है ये डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आप कार्बन के आइसोटोप्स देख सकते हैं, 3 होते हैं, 612, 613 एंड 614। अब हम देखते हैं डिटेल में कि आइसोटोप्स में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन का ही हिस्सा है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 1 है। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 6 है। प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाता है। तो इसमें 6 प्रोटॉन है तीनों में, इसमें 1 प्रोटॉन है तीनों में। इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो या आप कह लें न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही सेम होते हैं। तो जब इनमें प्रोटॉन सेम है, इनमें इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियसली सेम होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन से बनती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आप हाइड्रोजन इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे वो बननी है 1s1e, तो तीनों की सेम है। आप कार्बन किसी की बना लें वो यही बननी है 1s2, 2s2 एंड 2p2। इलेक्ट्रॉन से ही बनती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इन तीनों में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इन तीनों में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। और लास्ट बात सिमिलैरिटी में पोजीशन इन प्रोडिक टेबल। आप प्रोडिक टेबल में इन्हें एक ही जगह पे रखते हैं। हाइड्रोजन प्रोडिक टेबल में उसकी एक ही पोजीशन है। मतलब ये नहीं कि प्रोटियम की अलहदा पोजीशन, ड्यूटियम की अलहदा पोजीशन, ट्राइटियम की अलहदा पोजीशन। यही कार्बन के साथ है, ये नहीं कि 13 वाले की अलहदा पोजीशन बना दी जाए 14 वाले की अलहदा। अब आ जाए डिफरेंसेस। जैसे डेफिनेशन में है मास नंबर, मास नंबर में आइसोटोप के फ़र्क होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली माइनस कीजिए। 1 - 1 0, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो आप देख लें न्यूट्रॉन में फ़र्क है। इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 7 हैं, इसमें 8 हैं। अच्छा, वज़न की वजह से बनती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो इनके वज़न में ही फ़र्क है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। चूँकि न्यूट्रॉन में फ़र्क है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन से ही बनती हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। और इनकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंट है, कोई ज़्यादा स्टेबल होता है, कोई लेस स्टेबल होता है, बिल्कुल अनस्टेबल होता है। तो इनकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंस में आ गई। तो हमने बहुत सारी इनमें सिमिलैरिटीज़ देख ली, बहुत सारे डिफरेंसेस देख लिए। अब इसकी टाइप्स देखिए, टाइप्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो ये नहीं होता कि हर केमिकल के सेम आइसोटोप्स हों, कि हाइड्रोजन के 3 है तो कार्बन के 3 है तो तमाम एटमों के 3 आइसोटोप्स ही हों। ऐसे नहीं होता, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। इस लिहाज से आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं मोनो आइसोटोपिक। बाद ऐसे एटम होते हैं जिनका एक ही आइसोटोप होता है, जैसे आयोडीन है हमारी बुक में एग्जांपल, फ्लोरीन है, गोल्ड है, आर्सेनिक है। ये मोनो आइसोटोपिक हैं। ये सिर्फ यही नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारी बुक में एग्जांपल्स हैं आपने वही याद करनी है। डाई आइसोटोपिक क्लोरीन है, इसके 2 आइसोटोप होते हैं। ब्रोमीन के 2 आइसोटोप होते हैं। ट्राई आइसोटोपिक में अभी हमने एग्जांपल कोड किया, हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो ये ट्राई आइसोटोपिक में आ जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन होता है। टेट्रा आइसोटोपिक, सल्फर है हमारी बुक में एग्जांपल नहीं है, लेकिन स्टिल याद कर लीजिएगा। पेंटा आइसोटोपिक हमारी बुक में मेंशन किया गया है निकल को। हेक्सा 2 मेंशन किए गए हैं, कैल्शियम, पैलेडियम। नोना 9 वाला एक मेंशन किया गया है, कैडमियम। और यूनिडेका 11, ये टिन को मेंशन किया गया है। तो ये इसकी टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स। मोनो आइसोटोपिक होते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये तमाम हमारी बुक में जो एग्जांपल है मैंने मेंशन कर दी। एक चीज़ यहीं से मैं बता दूं क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, निकल का एटॉमिक नंबर है जी 28, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, प्लेटिनियम का एटॉमिक नंबर 46 है, इसका 48 है, इसका 50 है। तो आपने देखा कि निकल के 5 आइसोटोप हैं, इनके 6 हैं, कैडमियम के 9 हैं और टिन के 11 हैं।
जिन एटम का एटॉमिक नंबर इवन में आ रहा है ना, उनके आइसोटोप्स ज़्यादा हैं। तो जो जिनका एटॉमिक नंबर ओड में होता है उनके आइसोटोप्स कम होते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इवन एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर इवन में होगा, हैव मोर आइसोटोप्स। और इसी के रिवर्स आप लिख लीजिएगा, ओड एटॉमिक नंबर हैविंग लेस आइसोटोप्स। अब देखें आइसोटोप्स की टाइप्स उनकी अक्ररेंस के हिसाब से। अक्ररेंस के हिसाब से आप बना सकते हैं इन्हें दो कैटेगरीज में, आर्टिफिशियल, नेचुरल। आर्टिफिशियल आइसोटोप्स ये मसनूई तरीके से बनाए गए हैं, मोर देन 300। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ मज़ीद बनते चले जा रहे हैं, तो मोर देन 300 ये मौजूद हैं। नेचुरल 280 हैं जो नेचर ने बनाए हैं। इसमें से 240 स्टेबल हैं और 40 अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल मींस ये रेडियो एक्टिव हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होते जा रहे हैं, डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं। ये रेडियो आइसोटोप्स आपने पढ़ा है, रेडियो आइसोटोप्स क्योंकि रेडिएशन एमिट करते हैं। 280 आइसोटोप्स जो नेचर में पाए जाते हैं, उसमें से 154 ऐसे हैं जिनका नंबर और मैस दोनों इवन है, हैविंग इवन एटॉमिक नंबर एंड मैस। और बाकी जो बचे 126 वो ऐसे हैं जिनका नंबर या मैस कोई एक वैल्यू ऑड होगी, दोनों भी ऑड हो सकती हैं, या कोई एक वैल्यू लाजमी ऑड होगी और इसमें दोनों वैल्यूज़ लाजमी इवन होंगी, वो 154 है। तो इवन वाले ज़्यादा पाए जाते हैं और ऑड वाले कम पाए जाते हैं। एक बात है, ये भी याद करने वाली बात है कि बाद ऐसे एटम हैं जिनका जो मैस है, अब नंबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नंबर की बात हो रही थी कि हम नंबर को डिस्कस ज़्यादा कर रहे थे, मैथ्स को नहीं, लेकिन यहाँ पे मैथ्स की बात हो रही है। जिनका मैथ्स 4 के मल्टीपल में आ जाए, ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का 24, सिलिकॉन का 28, कैल्शियम का 40, आयरन का 56, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तकरीबन ये तमाम एलिमेंट जिनका मैथ्स नंबर 4 का मल्टीपल है, ये ज़मीन का 50% बनाते हैं, अर्थ क्रस्ट, तो ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अब एक और टॉपिक है आइसोटोप से ही रिलेटेड, डिफरेंस बिटवीन मैस नंबर एंड एटॉमिक मैस। आप बाद जगह यूज़ करते हैं मैस नंबर, बाद जगह यूज़ करते हैं एटॉमिक मैस। तो याद रखिएगा जब आप किसी आइसोटोप का वज़न बताएंगे, अब मिसाल के तौर पे अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, एक का मैस है 1, एक का 2, एक का 3, तो वो मैस नंबर है। नियोन के 3 आइसोटोप में, एक का मैस 20 है, 21, 22, तो ये मैस नंबर है। इसे आप एटॉमिक मैस नहीं बोल सकते। नियोन आइसोटोप का मैस नंबर 20 है, नियोन आइसोटोप का मैस नंबर 21 है, नियोन आइसोटोप है एक, उसका मैस नंबर 22 है। अब हम एटॉमिक मैस कैसे निकालते हैं? नियोन एटम का वजन क्या होगा? ये तो आइसोटोप के वजन है जिसे आप मैस नंबर बोलते हैं। तो मैस नंबर होगा आइसोटोप का मैस। अब आ जाए एटॉमिक मैस पे। आप इनकी परसेंटेज देखें, इनकी परसेंटेज की मदद से इनका एटॉमिक मैस निकाला जाता है, जिसे एवरेज एटॉमिक मैस भी बोला जाता है, उसी को फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस भी बोला जाता है, उसी को अकेला एटॉमिक मैस भी बोला जाता है। अब आप देख लें एवरेज एटॉमिक मैस कैसे निकालते हैं। पहले का मैस उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरे का मैस उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस तीसरे का मैस उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 100, ये आगे 20.18, इसे आप बोलेंगे एटॉमिक मैस। ठीक हो गया। अब इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और ये नोट्स बनाइए इसी अंदाज में। अब क्योंकि हम आइसोटोप का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आइसोटोप से रिलेटेड ये कुछ स्पीशीज़ हैं, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोबार, आइसोटोन्स का तो हमारी बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन चूँकि ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें टाइम भी इतना नहीं लगता है, इसलिए समझ लीजिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक लाजमी है, आपको इस पर ग्रिप होनी चाहिए। आइसो मीन्स होता है सेम, बार बोलते हैं वज़न को, जैसे पंजाबी में भी आपको होते हैं भार या भारी कह देते हैं, तो ये इंग्लिश का वर्ड है बार। आइसो सेम, बार मीन्स मैस, तो सेम मैस। ऐसे केमिकल जिनका मैस सेम होगा वो आइसो बार कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714। आप देखें दोनों का मैस सेम है, तो ये एक दूसरे के आइसो बार हैं। आइसोटोन, आइसो बोलते हैं सेम को, टोन्स बोलते हैं न्यूट्रॉन्स को, तो सेम न्यूट्रॉन, नाम में ही डेफिनेशन इनकी छुपी हुई है। स्पीशीज हैविंग सेम न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। अब आप इसमें देख लीजिए, एग्जांपल सिलिकॉन है हमारे पास 1430, फास्फोरस है 1531 और सल्फ़र है 16
32। आप देखें इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अगर आप निकालिएगा 30 - 14, इसमें भी 16 न्यूट्रॉन्स बनेंगे। 31 - 15 16 एंड 32 - 16 16। तो तीनों में सेम न्यूट्रॉन्स हैं। दे आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी कोई भी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो न्यूट्रल हैं, केटाइन है, एनाइन है, तमाम एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। मिसाल के तौर पर नियॉन, इसका नंबर होता है 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम, इसका नंबर 11 होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सोडियम 1+ मीन्स एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया, 10 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे। इसके बाद मैग्नीशियम देख लीजिए, इसमें नंबर होता है 12, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2+ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए, बाकी बचे 10। आप ऑक्सीजन की एग्जांपल ले सकते हैं, 8 नंबर होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2- मीन्स 2 गेन किए 10। तो ये तमाम स्पीशीज एक दूसरे की आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया विच पेयर इज़ आइसोटोन ऑफ ईच अदर। अब आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर ढूंढिए, तो ट्राई करें खुद। अब देख रहे हैं आइसोटोन मीन्स सेम न्यूट्रॉन। आपने न्यूट्रॉन निकालने हैं, आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेने हैं। 24 - 12, इसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं। 27 - 13, इसमें 14 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला तो आइसोटोन नहीं है। 12 - 6, इसमें 6 न्यूट्रॉन है। 13 - 7, इसमें भी ये आइसोटोन है एक दूसरे के। आगे देख लें 1 - 1 0, 2 - 1 1, सेम नहीं है। 16 तकरीबन 12, सेम नहीं है, तो ये इसका आंसर था। तो ये हमारा पहला लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसके बारे में फ़ीडबैक अगर आप देना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0333 611 9698, इस पे आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आप को कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप मुझसे पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको दोबारा उसकी वीडियो बना के या किसी पेज पे लिख के आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।